Hey guys, I'm C. Shivam Chalana and welcome to the Tech Swint. Guys, इंडिया स्मार्ट होता जा रहा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कहीं पीछे नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक बात तो अच्छे से समझ गया है कि जितना मुश्किल किसी की इनकम को असेस करना है, उससे कहीं ज़्यादा आसान किसी के एक्सपेंडिचर को, किसी की इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपके एक्सपेंडिचर पर और आपके इन्वेस्टमेंट पर नज़र रखता है और आपसे पूछता है कि सर इसकी इस एक्सपेंडिचर का और इन्वेस्टमेंट का इनकम का सोर्स क्या है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नोटिस ना आए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश परचेज। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कैश में ली है और उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स प्रोवाइडर उस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। गाइस, बट जो गुड्स प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइडर है वो उस ट्रांजैक्शन को तभी रिपोर्ट करेगा अगर उसको 44 AB में ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। तो कोशिश कीजिए कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं कैश में तो उसकी वैल्यू 2 लाख से ऊपर ना हो। अगर 2 लाख से ऊपर की कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसे आप कैश की जगह उसको चेक से करें, नेफ्ट या RTGS से करें। सेकंड, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल इन करंट अकाउंट। गाइस, अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट में तो उसकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इनकम जो है वो 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा हो जाती है तो चांसेस हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए। बैंक्स को ये मैंडेटरी है कि वो जो भी अकाउंट्स हैं उनमें अगर साल में कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल 50 लाख से ज़्यादा है तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपके जितनी से ज़्यादा करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शन है वो अदर देन कैश मोड में हो। कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। गाइस, अगर आप सेविंग अकाउंट में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा कराते हैं तो बैंक्स इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है। तो कोशिश कीजिए आप 10 लाख या उससे ज़्यादा की इनकम, ज़्यादा की अमाउंट को बैंक में डिपॉजिट ना करवाएं। गाइस, 10 लाख कैलकुलेट कैसे होगा? तो यहाँ वर्ड लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे मतलब हुआ कि आपने साल में 4-4 लाख करके 3 बार कैश जमा कराया तो उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल 12 लाख हो गया है। तो अब बैंक इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। यहाँ ध्यान देना है कि करंट अकाउंट में ये लिमिट है 50 लाख रुपए और सेविंग अकाउंट में लिमिट है ये 10 लाख रुपए। ट्रांजेक्शन है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मीन FD। अगर आप पूरे साल में FD कराते हैं और उसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो बैंक उस अमाउंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताएगा कि आपने 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा की FD कराई है इस साल के अंडर। बट बैंक ये बात तब रिपोर्ट नहीं करेगा अगर वो FD रिन्यू हुई है। रिन्यू का यहाँ मतलब क्या हुआ? सपोज आपने एक FD कराई 8 लाख रुपए की, 5 साल बाद वो FD, और वो FD का पीरियड 5 साल था और 5 साल बाद वो FD कंप्लीट हो गई उसका पीरियड और वो विड्रॉ हो गई तो आपने उस 8 लाख को रिन्यू करा दिया और उसी साल 4 लाख की आपने नहीं करवाई। तो बैंक जो है इस ट्रांजेक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करेगा जबकि आपकी टोटल FD 12 लाख हुई बट उसमें से 8 लाख सिर्फ रिन्यू थी तो इसमें उसको बाकी 4 लाख रुपए की रिपोर्टिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। गाइस, नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट कैश में करते हैं और वो पेमेंट पूरे साल में 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा है तो ये बात बैंक या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करने वाली कंपनी
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। और दूसरा, अगर अदर देन कैश मोड में आप पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड के बिल्स की, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर टोटल अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा है तो भी ये बात बैंक या क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगी। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के आपसे पूछ सकता है कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है उसकी इनकम को कहाँ से अर्न किया। 6, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स। अगर कोई कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू करती है और आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 10 लाख या उससे ज़्यादा का उन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है, तो वो कंपनी आपका कि आपने ये बॉन्ड्स को परचेज किया है ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। फर्दर, ये रिपोर्ट कब नहीं होगा गाइस, ये रिपोर्टिंग तब नहीं होगी अगर ये बॉन्ड्स या डिबेंचर्स रिन्यू हो रहे हैं। नेक्स्ट है शेयर्स। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं और उसकी अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा है या 10 लाख है, तो वो कंपनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करेगी कि आपने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है। और अगर मान लीजिए कि आपने शेयर एप्लीकेशन मनी दी है ओनली, तो भी उसको रिपोर्ट किया जाएगा कि आपने 10 लाख या 10 लाख से ऊपर की अगर आपकी वैल्यू चली गई हो परचेजिंग की। तो हमारा नेक्स्ट है बाय बैक ऑफ शेयर्स। अगर कोई कंपनी अपने खुद के शेयर्स इन्वेस्टर से दोबारा परचेज करती है अदर देन द ओपन मार्केट, ठीक है, और उनकी टोटल वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो कंपनी ये रिपोर्ट करेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उसने आपसे शेयर्स को बायबैक किया है। एट पे है म्यूचुअल फंड। गाइस, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये बात जान लीजिए कि अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10 लाख या उससे ज़्यादा का इन्वेस्ट किया है, चाहे एक स्कीम में चाहे मल्टीपल स्कीम में, तो ये आपकी बात कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड की वो कंपनी वो ट्रस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा कि आपने ये उनमें इन्वेस्ट किया है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के आपसे पूछ सकता है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। यहाँ ध्यान ये रखना है कि हमें म्यूचुअल फंड वाइज देखना है, स्कीम वाइज नहीं। अगर आपने 3-3 लाख रुपया 4 स्कीम्स में लगाया है तो भी ये बात म्यूचुअल फंड को रिपोर्ट करनी होगी। 9, फॉरेन करेंसी। गाइस, अगर आपने फॉरेन करेंसी परचेज की है बाय एनी मोड, दैट इज चाहे आपने वो कैश में परचेज किया हो, चाहे आपने चेक से परचेज किया हो, चाहे आपने ऑनलाइन किसी इंस्ट्रूमेंट से पेमेंट करके परचेज किया हो, और उस परचेज की वैल्यू साल के दौरान 10 लाख या उससे ज़्यादा है, तो ये फॉरेन करेंसी एक्सचेंज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करेगा कि आपने उनसे 10 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट की फॉरेन करेंसी को परचेज किया है। नेक्स्ट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। गाइस, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है या इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल की है और उसकी ट्रांजैक्शन अमाउंट 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा है, तो रजिस्ट्रार उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। फर्दर यहाँ ये नोट कीजिए कि अगर आपने ट्रांजैक्शंस तो 3 लाख से 30 लाख से कम की है, बट उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू सेक्शन 50C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपने ट्रांजैक्शन तो 30 लाख से कम की है, बट उसकी जो वैल्यू असेस की गई है इनकम टैक्स एक्ट में वो 30 लाख या 30 लाख से ज़्यादा है, तो भी रजिस्ट्रार इस अमाउंट को रिपोर्ट करेगा। गाइस, नॉर्मली क्या होता है, हम अपने करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के बहुत अच्छे से अकाउंट मेंटेन नहीं रखते हैं। तो आप इतना कीजिए, अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी पासबुक को अपडेट करवाइए हमेशा, और जो भी आपकी उसमें
कैश से रिलेटेड परचेज हो रही है, ये कैश से रिलेटेड विड्रॉ हो रहे हैं, कैश से रिलेटेड सेल हो रही है, कैश से रिलेटेड आपकी इनकम आ रही है, कैश आप उसमें जमा करा रहे हैं, तो आप उसके आगे वो अमाउंट लिखते जाइए, ताकि अगर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आए तो आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड हो बताने का कि वो उस इनकम का सोर्स क्या है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो ट्रांजैक्शन जिनसे आपको सावधान रहना है। अगर आप भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं एंड आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। भले ही आप आईटीआर फाइल ना करें, आपकी ये ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जा रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, एंड टू एक्सपेंड द टैक्स कम्युनिटी, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.